पिछली वीडियो में हमने यह सीखा था कि अम्लीय विलयन में अपचय उपचय अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, और इस वीडियो में हम क्षारीय विलयन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में एक अपचय उपचय अभिक्रिया को संतुलित करने वाले हैं। हो सकता है कि यह आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन हम वही तरीका अपनाएंगे जिससे हम अम्लीय विलयन में अभिक्रियाओं को संतुलित किया करते थे। तो चरण 4 के अनुसार हम यहाँ पर प्रोटॉन जोड़ेंगे और उसके बाद हम चरण 6 के अनुसार इन अर्ध अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ऋणायन भी जोड़ने वाले हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया एक क्षारीय विलयन में हो रही है। तो चरण 4 में हमने जो ये प्रोटॉन जोड़े हैं, इनको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ऋणायन आवश्यक हैं। तो अब चलिए, पिछली वीडियो में हमने जैसे शुरुआत की थी वैसे ही हम यहाँ भी करते हैं और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सामने यह हाइपोक्लोराइट ऋणायन है और हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक 2 है। हमें यह भी पता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो योग है वह -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर धनात्मक 1 होगी, क्योंकि +1 -2 करने से ही हमें -1 मिलता है। अब अगर हम इस क्रोमियम वाले यौगिक पर चलते हैं तो इसके बारे में बात करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन पर जो आवेश होता है वह -1 होता है और हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोक्साइड आयन हैं। तो जो आवेश है वह कुल -4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग -1 के बराबर आना चाहिए, जो कि इस यौगिक पर आवेश भी है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, क्योंकि +3 -4 ये मिलकर ही हमें -1 देते हैं। तो इसका मतलब है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो जाएगी। अब इसके बाद दाईं ओर अगर हम हमारे क्रोमेट ऋणायन पर आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो -2 है और हमारे पास कुल मिलाकर 4 ऑक्सीजन हैं। तो इससे हमें -8 मिल जाएगा और हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग -2 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर कुल आवेश भी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगी, क्योंकि +6 -8 करने से ही हमें -2 मिलता है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास यहाँ पर धनात्मक 6 आ गई है। अब इसके बाद देखिए, अंतिम रूप से यह क्लोराइड ऋणायन है जिस पर आवेश -1 होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी -1 है। अब अगर हमें यह पहचानना है कि यहाँ पर कौन सी चीज तो ऑक्सीकृत हो रही है और कौन सी चीज अपचयित हो रही है, तो देखिए, ऑक्सीकृत होने वाली चीज के लिए ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी। तो हम देख सकते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +6 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो हम कहेंगे कि क्रोमियम यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 से -1 हो जा रही है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो रही है। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन यहाँ पर अपचयित हो रहा है। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर एक चीज तो ऑक्सीकृत हो रही है और एक चीज यहाँ पर अपचयित हो रही है। तो चलिए हमारे पहले चरण पर चलते हैं और यहाँ पर अब हम अर्ध अभिक्रियाएं लिख लेते हैं, यानी कि हाफ रिएक्शंस लिख लेते हैं। एक तो होगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक होगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो चलिए इस बार हम सबसे पहले अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिख लेते हैं। इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सी अर्ध अभिक्रिया पहले लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो इस हाइपोक्लोराइट ऋणायन से हमें यह क्लोराइड ऋणायन मिल रहा है। तो यह हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। और इसके बाद यह जो क्रोमियम का यौगिक है CrOH4 और यहाँ पर ऋण आवेश, इससे हमें मिल रहा है यह क्रोमेट ऋणायन। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। अब चलिए यहाँ पर हम यह दूसरा चरण करते हैं, जिसके अनुसार हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं को संतुलित करना है। तो अगर हम सबसे पहले अपचयन अर्ध अभिक्रिया में देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणु के अंतर्गत केवल क्लोरीन आएगा। तो बाईं ओर हमारे पास एक क्लोरीन है और दाईं ओर भी हमारे पास एक ही क्लोरीन है। तो ये तो पहले से ही संतुलित है। अब अगर हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में देखते हैं तो यहाँ पर क्रोमियम की बात की जाएगी।
तो बाईं ओर भी एक ही क्रोमियम है और दाईं ओर भी एक ही क्रोमियम है, यानी कि यहां पर भी ये पहले से ही संतुलित हैं। तो इस स्थिति में यह दूसरा चरण तो हमारे सामने पहले से ही किया हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको हमेशा इनका यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हमें यहाँ पर परमाणुओं को संतुलित करना पड़े और ये निश्चित रूप से हमारे अंतिम उत्तर को प्रभावित भी करेगा। तो चलिए अब हमारे तीसरे चरण पर आते हैं, जिसमें हमें जल मिलाकर ऑक्सीजन को संतुलित करना है। अब अगर हम हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया देखते हैं तो यहाँ पर बाएं पक्ष में तो एक ऑक्सीजन है, लेकिन दाएं पक्ष में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया के उत्पाद पक्ष में एक जल का अणु जोड़ना होगा। तो इससे देखिए, अब बाएं पक्ष में एक ऑक्सीजन है और दाएं पक्ष में भी एक ऑक्सीजन आ गया है। तो इस तरह से हमने हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन संतुलित कर लिए हैं। अब अगर हम हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह जो 4 लिखा हुआ है यह कोष्ठक के अंदर प्रत्येक चीज के लिए है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 हमारे पास ऑक्सीजन है और 4 ही हाइड्रोजन है। तो देखिए, बाएं पक्ष में हमारे पास 4 ऑक्सीजन हैं और दाएं पक्ष में भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से ही संतुलित हैं, तो हमारा काम बन गया है। अब चलिए हमारे चौथे चरण पर चलते हैं, जिसमें हम प्रोटॉन मिलाकर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो अगर हम हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए हमने यह जो जल का एक अणु जोड़ा था, इसकी वजह से इस अर्ध अभिक्रिया के दाएं पक्ष में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, लेकिन इस अर्ध अभिक्रिया के बाएं पक्ष में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजनों को संतुलित करने के लिए हमें इस अर्ध अभिक्रिया के बाएं पक्ष में 2 प्रोटॉन जोड़ने होंगे और इसकी वजह से अब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में ही 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित हो चुके हैं। अब अगर हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह 4 इस कोष्ठक की प्रत्येक चीज के लिए लिखा गया है। इसका मतलब है कि बाएं पक्ष में हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन दाएं पक्ष में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए, इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर दाएं पक्ष में 4 प्रोटॉन यानी कि 4H+ जोड़ देंगे और अब इसकी वजह से इस अर्ध अभिक्रिया के दोनों पक्षों में 4-4 हाइड्रोजन आ चुके हैं और हाइड्रोजन संतुलित हो चुके हैं। अब चलिए हमारे 5वें चरण पर आते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश संतुलित करेंगे। तो इस 5वें चरण के लिए हम इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के दोनों पक्षों में कुल आवेशों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपचयन अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाएं पक्ष में हमने 2 प्रोटॉन जोड़े थे, जिसकी वजह से हमारे पास बाएं पक्ष में यहाँ पर 2 धनावेश आ चुके हैं और हम जानते हैं कि इस हाइपोक्लोराइट ऋणायन पर एक ऋणावेश है। तो यहाँ पर 2 तो धनावेश हैं और एक यह ऋणावेश आ चुका है। तो +2 -1 करने से इस अर्ध अभिक्रिया के बाएं पक्ष में जो कुल आवेश है वह हमें +1 मिल जाएगा। और यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, मेरी आदत है कि मैं आवेश को अक्सर ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में लिख देता हूं। तो यह याद रखिए कि ये यहाँ पर आवेश है और ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं हैं। तो बाएं पक्ष में तो हमारे पास धनात्मक 1 आवेश है और अगर हम दाएं पक्ष की बात करें तो यहाँ पर आवेश संबंध में केवल यह एक ऋणावेश ही है जो कि इस क्लोराइड ऋणायन पर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर -1 आवेश है। तो देखिए, यहाँ पर तो +1 आवेश है और यहाँ पर -1 आवेश है और हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों के आवेश बराबर हो जाएं और हम यह केवल दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉन जोड़कर ही कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ऋणावेशित होते हैं। तो अगर इस अर्ध अभिक्रिया के दोनों पक्षों में हमें बराबर आवेश चाहिए तो यह करने के लिए हम यहाँ पर बाएं पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जिससे हमारे पास अतिरिक्त 2 ऋणावेश आ जाएंगे। और अब इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले कुल आवेश था यानी कि +1 जो था, उसमें अगर हम -2 जोड़ेंगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश जोड़ेंगे तो +1 -2 करने से हमें -1 मिल जाएगा। तो इस अर्ध अभिक्रिया के बाएं पक्ष में अब जो कुल आवेश है वह इस अर्ध अभिक्रिया के दाएं पक्ष के कुल आवेश के बराबर आ गया है और यह हमने इस अर्ध अभिक्रिया के बाएं पक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़कर किया है। अब अगर हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर यह हमारे पास एक ही आयन है और हम जानते हैं कि इस आयन पर ऋणावेश है।
तो हम कह सकते हैं कि बाएं पक्ष में तो हमारे पास केवल -1 आवेश है, और अगर दाएं पक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमेट ऋणायन है जिस पर आवेश है -2। तो -2 तो ये रहा, और हमने यहाँ पर 4 प्रोटॉन जोड़े थे तो इनकी वजह से धनात्मक 4 आवेश आ जाएगा। तो देखिए -2 + 4 करने से हमें +2 मिलेगा, यानी जो दाएं पक्ष पर कुल आवेश है वह +2 है और बाएं पक्ष में कुल आवेश -1 है। तो अब वापस से मेरा लक्ष्य है कि मैं इस अर्ध अभिक्रिया के दोनों पक्षों के आवेश बराबर लेकर आऊं, केवल यहां पर इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर। तो यह करने के लिए हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के दाएं पक्ष में यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जिससे यह जो कुल आवेश +2 था यह अब -1 हो जाएगा। तो अब देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में ही हमारे पास जो कुल आवेश है वह -1 आ चुका है, और हमने इस तरह से ये आवेश संतुलित कर लिए हैं। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसे याद रखें कि लियो नाम का एक शेर है जो कि गर्र की आवाज निकालता है। तो लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए दिखाए हैं, यानी यहाँ पर उत्पाद पक्ष में ये इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखाई जाती है। अब फिर से लियो नाम का शेर गर्र की आवाज निकाल रहा है, यानी गर्र का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने का मतलब है कि अपचयन हो रहा है। तो इसी वजह से हम इस अर्ध अभिक्रिया के अभिकारक पक्ष में ये इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। तो यह इसे सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है। अब इसके बाद हमारे छठे चरण पर आ जाते हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर बनाना होता है और अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं वे ही इलेक्ट्रॉन असल में अपचयन अर्ध अभिक्रिया में ग्रहण किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो त्यागे जा रहे हैं, लेकिन केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर आने चाहिए, यानी इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इन्हें बराबर बनाने के लिए हम यहाँ पर इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय लेकर इन्हें बराबर कर सकते हैं। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वह 6 होता है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो असल में अब हम इन्हें 6 किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में हम सोचते हैं। तो यह करने के लिए हम इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया को तो 3 से गुणा करेंगे और इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करेंगे। तो ऐसा करने से हमें इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर यह गणित कर लेते हैं। तो पहले देखिए इस 3 को 2 इलेक्ट्रॉन से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि 3 गुणा 2 करने से 6 मिलता है। उसके बाद देखिए 3 गुणा यहाँ पर 2 प्रोटॉन, तो इससे हमें 6 प्रोटॉन मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यह जो हाइपोक्लोराइट ऋणायन है इसका गुणांक यानी कि कोफिशिएंट 1 है। तो 3 गुणा 1 करने से हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 हाइपोक्लोराइट ऋणायन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए यह जो क्लोराइड ऋणायन है इसका गुणांक भी 1 है। तो 3 गुणा 1 करने से हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 क्लोराइड ऋणायन आ जाएंगे। और जल का जो गुणांक है वह भी 1 है। तो 3 गुणा 1 करने से हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, और इसका मतलब है कि 3 जल के अणु आ जाएंगे। अब इसके बाद चलिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यह जो हमारे पास ऋणायन है इसका गुणांक 1 है। तो 2 को 1 से गुणा करने पर 2 मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2CrOH4- यह आ जाएगा। फिर देखिए यह जो हमारे पास क्रोमेट ऋणायन है इसका गुणांक भी 1 है। तो 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 क्रोमेट ऋणायन ये आ जाएंगे। फिर हमारे पास 4 प्रोटॉन है और यहाँ पर यह 2 है। तो 2 गुणा 4 करने से हमें 8 मिलेगा। तो 8 प्रोटॉन आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3 करने से हमें 6 मिलेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ गई है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके बाद हम हमारी दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देंगे। आपको बता दूं कि अभी भी हम वही सब कर रहे हैं जो हम अम्लीय विलयन के लिए करते थे। तो चलिए इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक पक्ष में ये जो सब हमारे पास हैं हम इनको एक साथ लिख लेंगे। तो हमें मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन,
प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 3ClO माइनस प्लस 2Cr कोष्ठक में OH4 और यहाँ पर माइनस, और देखिए यहाँ पर उत्पाद पक्ष में हमारे पास ये सब हैं, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। हमें मिलेगा 3Cl माइनस प्लस 3H2O प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने इन्हें इस प्रकार से जोड़कर लिख लिया है, तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में से ये 6 इलेक्ट्रॉन तो निरस्त हो जाएंगे। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोटॉन भी है। यहाँ पर तो 6 प्रोटॉन हैं इस पक्ष में, और इस पक्ष में 8 प्रोटॉन हैं। तो इन्हें अगर हम आपस में निरस्त करें तो हमारे पास इस अभिक्रिया के दाएं पक्ष में 2 प्रोटॉन बच जाएंगे। तो अगर हम वापस से सब कुछ लिखना चाहें तो यह अभिक्रिया है 3ClO माइनस प्लस 2Cr कोष्ठक में OH4 माइनस, और इससे हमें मिल रहा है 3Cl माइनस प्लस 3H2O प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस 2 प्रोटॉन। अब इसके बाद हम यह याद करेंगे कि यह अभिक्रिया क्षारीय विलयन में हो रही है। अब इस अभिक्रिया में प्रोटॉनों को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ऋणायन जोड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया के दाएं पक्ष में यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं, तो इन्हें संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर दाएं पक्ष में 2 हाइड्रोक्साइड ऋणायन जोड़ देंगे। अब हम यह भी जानते हैं कि यह एक संतुलित समीकरण है, तो जो चीज हमने यहाँ पर दाएं पक्ष में जोड़ी है वही चीज हमें बाएं पक्ष में जोड़नी होगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अभिक्रिया के बाएं पक्ष में भी 2 हाइड्रोक्साइड ऋणायन जोड़ देंगे। अब चलिए यह सोचते हैं कि हाइड्रोक्साइड ऋणायन जोड़ने से आखिरकार इन प्रोटॉनों के साथ क्या होगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे और यहाँ पर जल के अणुओं का निर्माण करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि H+ और OH- मिलकर H2O बनाते हैं, यानी कि जल का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 H+ और 2 OH- हैं, तो हमें जल के 2 अणु मिल जाने वाले हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर हमें यहाँ पर जल के 2 अणु यानी कि 2H2O दे देंगे। तो चलिए अब तक जो हमने किया है उससे हमें जो अभिक्रिया मिलेगी उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3ClO माइनस प्लस 2Cr कोष्ठक में OH4 माइनस, और उसके बाद यहाँ पर ये 2 हाइड्रोक्साइड ऋणायन हैं जो कि हमने अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जोड़े थे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 हाइड्रोक्साइड ऋणायन जोड़े थे तो हमें यहाँ पर भी जोड़ने पड़े थे। तो ये हम लिख लेते हैं 2 हाइड्रोक्साइड ऋणायन और यहाँ पर 3Cl माइनस। अब इसके बाद देखिए 3 जल के अणु तो यहाँ पर हैं और 2 जल के अणु यहाँ पर हैं, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हमें यहाँ पर 5 जल के अणु मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2CrO4 2- है। तो हमें थोड़ा समय तो लगा, लेकिन हमारे सामने अब यह हमारा अंतिम उत्तर आ चुका है, यानी कि यह संतुलित अभिक्रिया आ चुकी है। तो देखिए हमें यह भी पता है कि हम हमारे अंतिम उत्तर की जांच परमाणुओं की संख्या और आवेश के रूप में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी और आवेश भी बराबर आएंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पर संतुलित होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको यह जांच करना जिस तरह से सिखाया था उसका उपयोग करके आप इसकी भी एक बार जांच कर लें।